जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में जॉन गॉल्सवर्दी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हो गए थे। इस पार्ट में 20 से 40 तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्लस जॉन गॉल्सवर्दी का मेजर वर्क्स के बारे में चर्चा की जाएगी। तो देर ना करते हुए 21वां क्वेश्चन है, वी लिव इन हाईली सिविलाइज्ड एज। हम जी रहे हैं उच्च सभ्य युग में, एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस, और एक ब्रूटल वायलेंस के साइट में जी रहे हैं। डिस्टर्ब्स अस, जो हमें डिस्टर्ब करता है, इन वेरी स्ट्रेंज वे, एक बहुत ही अजीब तरीके से। तो हम रहते हैं एक हाईली सिविलाइज्ड एज में, और ब्रूटल वायलेंस के दृश्य में रहते हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है एक वेरी स्ट्रेंज वे से। इवन व्हेन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, यद्यपि जब हमारे पास कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है इस मैटर में, लेकिन जब वे इट इन्फ्लिक्ट ऑन ए वुमन होम वी लव व्हाट देम, मतलब जब ये, वैसे तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब ये ऊपर बताया गया है ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब करती है हमें, हाईली सिविलाइज्ड एज में रहते हैं, और जब ब्रूटल वायलेंस की दृश्य जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं एक स्ट्रेंज वे से, वैसे जब हम कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं इसमें रखते, लेकिन जब किसी औरत के साथ में इन्फ्लिक्ट होता है तब जो है हम लव करते हैं व्हाट देन, की क्या हुआ। ये जो है लाइन यहाँ की है, ये जस्टिस की लाइन है। वी लिव इन ए हाईली सिविलाइज्ड एज एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब्स अस इन ए वेरी स्ट्रेंज वे, even when we have no personal interest in the matter, but when we it inflicted on a woman whom we love, what then? अरे हम हाईली सिविलाइज्ड एज में रहते हैं और द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस की साइट से डिस्टर्ब करता है हमें बहुत अजीब तरीके से, और जबकि हमें इनमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम इन्फ्लिक्ट करते हैं इसको किसी औरत पर तो उससे हमें प्रेम मालूम होता है व्हाट देन। 22वां क्वेश्चन, जस्टिस इज ए मशीन। जस्टिस एक मशीन है जो जब कोई व्यक्ति इसको वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। जस्टिस एक वैसी मशीन है जब कोई व्यक्ति इसको गिवन करता है, स्टार्ट करने को पुश करता है, मतलब इसे स्टार्ट करने के लिए दबाता है, तो फिर रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, ये स्वयं लुढ़कने लगती है। Justice is a machine that when someone has once given it the starting push, rolls on of itself। तो ये जस्टिस में दिखाया गया है। 23वां क्वेश्चन, it is the same with the dogs। कोटेशन आया है, it is the same with the dogs। कुत्तों के साथ में बिल्कुल सेम वैसा ही है। If you treat them with kindness, they will do anything for you, but to shut them up alone, it only make them savage। And it is the same with the dogs। कुत्तों के साथ में भी सेम ऐसे ही होता है। ये तुम ट्रीट करोगे उनके साथ दया के साथ में व्यवहार, दयालु व्यवहार करोगे तो वो भी तुम्हें डू एनीथिंग फॉर यू, वो भी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। बट टू शट, लेकिन उनको शट करोगे, अकेले बंद करोगे, तो इट ओनली मेक देम सेवेज, तब वो केवल दास नजर आएंगे। हैं, ये कुत्तों के साथ वे भी ऐसा ही व्यवहार है, यदि तुम उनके साथ दयालुता का व्यवहार करोगे तो वो भी तुम्हें कुछ देंगे। यदि तुम्हें शट देम ऑफ अलोन, इट ओनली मेक देम सेवेज, तब वो तुम्हें दासता देंगे। ये जो है लाइन जो है कहाँ के आई है, जस्टिस से ये लाइन आई है। इट इज द सेम विद द डॉग्स, इफ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, but to shut them up alone, it only make them savage। ये जस्टिस की लाइन है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, ये भी लाइन सी है। You can play fast and lose with morality। तुम खेल सकते हो फास्ट और लूज नैतिकता के साथ में। फास्ट और लूज खेल सकते हो किसके साथ में, नैतिकता के साथ में,
और आशा के साथ में। स्कॉट फ्री जाने के लिए तुम नैतिकता और आशा के साथ में फास्ट और लूज खेल सकते हो। इफ सोसाइटी डिड नॉट टेक केयर, यदि समाज जो है इसकी चिंता नहीं करता, स्वयं की चिंता नहीं करता, कोई भी व्यक्ति nobody would the sooner you realize that the better, कोई भी व्यक्ति जल्दी में तुम्हें अनुभव नहीं करेगा जो अच्छा महसूस करेगा। ये भी कोटेशन बहुत अच्छा है। वी कैन नॉट, तुम खेल सकते हो। यू कैन नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद मॉरलिटी एंड होप, मतलब तुम खेल नहीं सकते हो, मतलब हमने बोल दिया था पहले खेल सकते हो, लेकिन कैन नॉट है ना, तो खेल नहीं सकते फास्ट और लूज नहीं खेल सकते मॉरलिटी और होप के साथ में स्कॉट फ्री जाने के लिए। यस, सोसाइटी नहीं लेता स्वयं चिंता, तो कोई भी व्यक्ति वुड दी सूनर यू रियलाइज दैट दी बेटर, तब तुम्हें अच्छा कहने के लिए कोई भी व्यक्ति जल्दी में रियलाइज नहीं करेगा। तो ये लाइनें भी जस्टिस से ही आई हैं। यू कैन प्ले फास्ट एंड लूज विद मॉरलिटी एंड होप टू गो स्कॉट फ्री। इफ सोसाइटी डिड नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, नोबडी वुड दी सूनर यू रियलाइज दैट दी बेटर। अच्छे कोटेशन आए हैं। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्परेशन, इसी का है। वी लिव इन ए हाईली सिविलाइज्ड एज एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब्स अस इन ए वेरी स्ट्रेंज वे, इवन व्हेन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, बट व्हेन वी इट इन्फ्लिक्टेड ऑन ए वुमन होम वी लव, व्हाट देन। और फिर आया था जस्टिस इज ए मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। और फिर आया था इट इज द सेम विद द डॉग्स, इफ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, बट टू शट देम अप अलोन इट ओनली मेक देम सैवेज। और अब आया है यू कैन नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद मॉरलिटी, साहित्य और आशा के साथ में तुम फास्ट और लूज नहीं खेल सकते। टू गो स्कॉट फ्री जाने के लिए, इफ सोसाइटी डिड नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, नोबडी वुड दी सूनर यू रियलाइज दैट दी बेटर। यह समाज नहीं चिंता करता है स्वयं, तो कोई भी व्यक्ति सूनर जल्दी नहीं करेगा यू रियलाइज अच्छी तरीके से। ये जस्टिस की लाइन है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है द हीरोज ऑफ गर्ल्सवर्दीज ड्रामाज आर द अनसीन फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस। गर्ल्सवर्दी के नाटकों के हीरो जो हैं वो अनसीन फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस के अनसीन फैक्ट्स हैं। गर्ल्सवर्दी के ड्रामा के जो हीरो हैं वो मॉडर्न एग्जिस्टेंस के अनसीन फैक्ट्स हैं। किसके खिलाफ? वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन मोमेंट्स ऑफ डिस्प्रेशन एंड हॉरर। और हम उनके खिलाफ जो हम गरीब लोग मॉर्टल्स नैतिकता करते हैं, पिटीफुली चिल्लाते हैं, बाहर चिल्लाते हैं। किसके लिए? डिस्प्रेशन और हॉरर के मोमेंट में जो गरीब चिल्लाते हैं उनके खिलाफ में मॉडर्न एग्जिस्टेंस के अनसीन फैक्ट्स जो हैं वो क्या हैं? गर्ल्सवर्दी ड्रामा के हीरो हैं। ये कहने वाले हैं निकोल। अभी हमने कोटेशन दिया था, कौन सा? निकोल, एलॉर्डाइस निकोल, ALLARDIYCE, एलॉर्डाइस निकोल साहब। 26वां क्वेश्चन, एज ए पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गर्ल्सवर्दी इज ए पोएट। ये कमेंट कौन करता है? अगर फिजिकल यूनिवर्स के पेंटर के तौर पर और आत्मा के तौर पर देखा जाए, मतलब फिजिकल यूनिवर्स और आत्मा के तौर पर, फिजिकल यूनिवर्स और आत्मा के पेंटर के तौर पर देखा जाए तो गर्ल्सवर्दी एक कवि है। फिजिकल यूनिवर्स और आत्मा के पेंटर के तौर पर देखा जाए तो गर्ल्सवर्दी जो है एक कवि हैं। ये कहने वाले हैं लुइस कैजमियन। ये लुइस कैजमियन साहब कहते हैं कि यदि फिजिकल यूनिवर्स और आत्मा के पेंटर के तौर पर देखा जाए तो जॉन गर्ल्सवर्दी इज ए पोएट। ये कहते हैं लुइस कैजमियन। 27वां क्वेश्चन है, कोटेशन ही है, The law is what it is, a majestic edifice
sheltering all of us, each stone of which rests on another. जो ये कानून है, the law is what it is, ये क्या है? एक मैजेस्टिक एडिफाइस। कानून जो है what it is, ये क्या है कानून? ये एक मैजेस्टिक एडिफाइस है जो शरण लेता है all of us, हम सभी के मध्य में शरण लेता है। each stone of which, उस कानून का मतलब which मतलब कानून का, each stone प्रत्येक पत्थर जो है एक दूसरे पर रखा होता है। The law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us. मैजेस्टिक एडिफाइस है। कानून क्या है? एक मैजेस्टिक एडिफाइस है जो हमी सभी लोगों पर शरण लेता है और एक ऐसा पत्थर है जो एक दूसरे पर रखा हुआ है। ये लाइनें जस्टिस में जॉन गल्सवर्दी ने दिखाई है। 28वां क्वेश्चन, इब्सन एक रचनाकार हैं, इब्सन जिन्होंने डॉल्स हाउस लिखा है, डॉल्स हाउस लिखा है इब्सन साहब ने, तो उन्होंने गल्सवर्दी की किस वाज द प्रीडिसेसर ऑफ गल्सवर्दी, मतलब किसके आधार पर इब्सन ने डॉल्स हाउस लिखा है? तो इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रीडिसेसर ऑफ गल्सवर्दी, तो वो एक नॉर्वेन ड्रामेटिस्ट, मतलब इब्सन जो है एक नॉर्वे के नाटककार हैं जिन्होंने डॉल्स हाउस लिखा है, जो पूर्ववर्ती थे, नॉर्वे ड्रामेटिस्ट। इब्सन जो थे नॉर्वे के ड्रामेटिस्ट थे। 29वां क्वेश्चन, लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ देयर बी सच ए थिंग एम आई गोइंग टू गेट इवन अप्रॉक्सीमेटली एट द ट्रूथ। ये कौन कहता है? ये गल्सवर्दी ही कहते हैं कि लेट मी हैव नो टेम्परामेंट, मतलब मुझे कोई भी टेम्परामेंट मेरे पास नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग मतलब समय के लिए मेरे पास कोई भी टेम्परामेंट नहीं है। ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, केवल एक ही दृष्टिकोण इम्पर्सनल पॉइंट के तौर से एक ही व्यू है। वो क्या है? ये देयर बी सच ए थिंग, अगर कोई इस प्रकार की चीज होती भी है तो आई गोइंग टू गेट इवन अप्रॉक्सीमेटली, मैं लगभग जाना चाहूंगा सत्य के साथ। Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view. If there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? मतलब कोई भी हमारे पास नो टेम्परामेंट है टाइम के लिए, लेकिन केवल इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के तरह से यदि कोई इस तरीके की चीज होती भी है तो क्या मैं गेट इवन अप्रॉक्सीमेटली, मैं लगभग जा रहा हूं सत्य के साथ में। तो ये गल्सवर्दी जी कहते हैं। और इस पार्ट का अंतिम यानी 30वां क्वेश्चन, क्योंकि 40 नहीं करेंगे क्योंकि काफी सारी बातें बताना है और छोटा ही वीडियो रखना चाहते हैं, तो 30वां क्वेश्चन है, गल्सवर्दी इज बाई नेचर कोल्ड, इम्पेरिशियल, ज्यूसियल। अगर स्वभाव से देखा जाए तो गल्सवर्दी कोल्ड थे, इम्पेरिशियल थे और ज्यूसियल थे, निष्पक्ष थे और न्यायिक थे, कोल्ड थे स्वभाव से। He can present on the stage the clash of character and character, the struggle of the poor and the rich, and he never depresses the beam of justice with his own finger. उन्होंने स्वभाव से कोल्ड थे, इम्पर्शियल थे और ज्यूडिशियल थे। उन्होंने प्रस्तुत किया स्टेज पर क्लैश ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का क्लैश मतलब क्लैश प्रस्तुत किया किसका किसका? कैरेक्टर और कैरेक्टर का। संघर्ष प्रस्तुत किया गरीब और अमीर का। और उन्होंने कभी भी डिप्रेसेस नहीं किया जस्टिस के बीम का। हिज ओन फिंगर, अपने फिंगर मतलब अपने अनुसार क्या होना चाहिए न्याय, उस किरण को कभी भी डिप्रेसेस नहीं किया। लेकिन स्वभाव से कोल्ड थे, निष्पक्ष थे, न्यायिक थे। उन्होंने स्टेज पर क्लैश प्रस्तुत किया पात्र और पात्र का, स्ट्रगल प्रस्तुत किया गरीब और अमीर का, और कभी भी उन्होंने अपने फिंगर विद हिज ओन फिंगर ऑफ जस्टिस, विद हिज ओन फिंगर की किरणों पर डिफ्रेसेस नहीं किया। ये विलियम हैरोल्ड साहब कहते हैं। विलियम हैरोल्ड साहब कहते हैं कि स्वभाव से गल्सवर्दी शांत थे, निष्पक्ष थे, ज्यूडिशियल थे, और उन्होंने
वो स्टेज पर जो है प्रस्तुत कर सकते थे कैरेक्टर और कैरेक्टर का क्लैश और गरीब और अमीर का स्ट्रगल, लेकिन उन्होंने कभी भी द बीम ऑफ जस्टिस विद हिज ओवन फिंगर के साथ में डिफ्रेसेस नहीं किया। तो ये कहने वाले हैं विलियम हैरोल्ड। तो ये तो क्वेश्चन हुए 30। अब फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में जीवन परिचय। 14 अगस्त 1867 में जन्म, किंगस्टन हैपन किंगस्टन अपॉन थेम्स, सूरे, इंग्लैंड, यूके में। 31 जनवरी 1933 में मृत्यु, 65 की उम्र में। ग्रोव लॉज, हैम्पस्टन इन नॉर्थ लंदन में। जॉन गल्सवर्दी, वेलेंस वेली माता पिता। हायरो एंड न्यू कॉलेज में पढ़ाई। पत्नी एडा नेम्सिस पियर्सन कूपर, 1905 में। 20वीं शताब्दी अंग्रेजी कवि, उपन्यासकार और नाटककार। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1932 में नोबेल प्राइज। 1922 में सेंट एंड्रूज से ऑनरी डिग्री मिली। 1927 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से। 29 में डबलिन विश्वविद्यालय से। 30 में कैम्ब्रिज और शेफील्ड से। और 31 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से इनको ऑनरी डिग्री मिली। वो बड़े अमीर घराने में पैदा हुए थे। इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। वो हारो और न्यू ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़े थे और 1889 में उनको ऑनरी डिग्री मिली लॉ में, 1889 में। और 1990 में वो काल्ड पुकारे गए, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। बार को बुलाए गए लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। 1891 से 93 तक उन्होंने एक ट्रिप की संसार की, और ट्रिप जो है 2 सालों तक इन्होंने की। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ एशिया में घूमते रहे और उन्होंने अपना कैरियर 1895 से शुरू किया। कब शुरू किया? 1895 से। और 95 में ही इन्होंने एडा नेम्सिस पियर्सन कूपर के साथ में अफेयर चला, जो इनके भतीजे मेजर आर्थर गल्सवर्दी की पत्नी थी। 10 साल बाद इन्होंने शादी कर ली उसके साथ में, जब ये कूपर ने मेजर आर्थर गल्सवर्दी को डिवोर्स दे दिया। 23 सितंबर 1905 को इसने शादी कर ली। किसने? जॉन गल्सवर्दी और एडा नेम्सिस पियर्सन ने शादी कर ली। फिर क्या हुआ? 97 में उसने लिटरेरी कैरियर शुरू किया। फ्रॉम दी 4 वाइंड्स शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था जॉन सीन जॉन के नाम से, और ये फेल हुआ। तब उसने इसे माई फर्स्ट सीन कहा। तो कई शुरुआती नाटक इसके जॉन सीन जॉन के नाम से ही प्रस्तुत हुए। इसका पहला फुल लेंथ नॉवेल जो था 1898 में जॉसलिन आया था, जो जॉन सीन जॉन के नाम से आया था। 1904 में इसने अपना ये जो पेन नेम था जॉन सीन जॉन इसने छोड़ दिया, और पहला जो इनका उपन्यास आया अपने रियल नाम से, द आइसलैंड फ्रेजिज आया 1904 में। इनको वास्तविक सफलता नाटकों में मिली। 1906 में जब इन्होंने अपना पहला नाटक दी सिल्वर बॉक्स लिखा, और इसी साल इनका एक नॉवेल उपन्यास द मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी बड़ा सक्सेस हुआ, जो परिचय दिलाता है संसार को फॉरसाइट सागा के बारे में। 1910 में जो है वो आया, क्या आया? जस्टिस आया, जो गरीबी और अमीर लोगों के बीच में क्या न्याय की भूमिका है उसको दिखाता है। 1912 में इन्होंने स्लाउटर हाउसेस की टूर किया इंग्लैंड में, और रिपोर्ट लिखी इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लाउटरिंग एनिमल्स पर। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। ज्यादा बूढ़े होने के कारण ये विश्व युद्ध में भाग नहीं ले सके, लेकिन जो डिसेबल्ड सोल्जर थे उनके लिए ये कार्य करते रहे। फिर 1916 में इसमें दिखा रहा है, एलटी ग्रेड वाली बुक में 16 में, और जबकि टीजीटी वाले में 12 में दिखा रहा है। 1916 में गल्सवर्दी और उसकी पत्नी ने फ्रांस के कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल में काम भी किया। एक फ्रांस के होटल में आर्थिक तंगी के कारण कुछ काम भी किया उन्होंने। फिर 1919 में, मतलब
ये 1 जनवरी 1918 को घोषणा की प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज ने कि इनको नाइटहुड की उपाधि दी जाए, लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। 1921 में ये प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट चुने गए किसके, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंदन सेक्शन ऑफ द पीएन क्लब, पीईएन क्लब के ये प्रेसिडेंट पहले चुने गए। पीईएन क्लब क्या होता है, एक इंटरनेशनल बॉडी होती है पोएट्स, प्लेराइट्स, एसिस्ट और नॉवेलिस्ट की। और 1929 में ये प्रेसिडेंट चुने गए किसके, ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए। 1930 में इन्होंने डीलिट की उपाधि दी, किसने, कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी ने, हमने तुम्हें बताया ही है। 31 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसेटन ने इनको ऑनरी डिग्री दी, ऑनरी डॉक्टरेट्स डिग्री से सम्मानित किया। और 1931 में इनको और पद मिला था, रोमन्स लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में रोमन्स लेक्चरर के तौर पर इनको नियुक्त भी किया गया था 1931 में। और 32 में हमने तुम्हें बताया है कि इनको नोबेल प्राइज मिला, और जो पुरस्कार राज थे उसको इन्होंने पीएन जो थी संस्था ट्रस्ट में दान कर दिया। कुछ और भी गर्ल्स वर्दी के साथ में बातें हैं वो याद रखनी चाहिए। वो ये है कि इनका जो नाटक उपन्यास था 1906 में, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, एक नया स्टाइल, एक नई प्रकार की कहानी वो एक उन्होंने क्रिएट की थी इसमें, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या उन्होंने बैलेंस रखा था गुणों और अवगुणों के मध्य में, क्योंकि उसके जो हीरो थे सैमसन फॉर्सेट, जो विरोध में था गुणों के और गुणों और अवगुणों के विरोध में था सैमसन फॉर्सेट, और जबकि दूसरा मेंबर ऑफ सेम फैमिली, मतलब दूसरा मेंबर जो था इसी फैमिली का, सॉमसेस फॉरेस्ट की में जो हीरो है नाटक का, उपन्यास का, सॉम्स फॉरेस्टे, तो वो गुणों अवगुणों के खिलाफ में था। तो ये एक नई तरीके की कहानी उन्होंने प्रस्तुत की है। लॉन्ग साहब ने इनके बारे में लिखा है, किसके बारे में, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है, ही नेवर लर्न टू टेल ए गुड स्टोरी, वो कभी भी याद नहीं करते थे एक अच्छी स्टोरी कहने के लिए। ये लॉन्ग साहब ने गर्ल्स वर्दी के बारे में कहा है, दे नेवर लर्नेड टू टेल ए गुड स्टोरी, टेल ए गुड स्टोरी। तो फिर इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। एक इनका 1922 में नॉवेल आया फॉरसाइट सागा, जो मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी के अंतर्गत जो मिडिल क्लास की दशा है उसको वो वर्णित करते हैं। फॉरसाइट सागा इंडियन समर इज मास्टरपीस, फॉरसाइट सागा में एक इंडियन समर है, वो इसका मास्टरपीस है। ऐसा बताया जाता था कि वो सुबह फिक्शन लिखते थे और आफ्टरनून, दोपहर के बाद में ड्रामा लिखते थे। ऐसी उनकी एक आदत बताई जाती थी, लेकिन ये आदत चेंज हो गई ओल्ड नॉवेल इनटू ए न्यू प्ले। एक आदत ये भी थी उनकी, मतलब सुबह टाइम में ये कहानी लिखते थे, शाम के टाइम दोपहर के बाद में ये ड्रामा लिखते थे। एक आदत ये भी थी कि ये पुराने नॉवेल को नया प्ले बना देते थे, जैसे आइज एंड फ्रेजी जो 1904 में आया था, 1900 बाद में इसे नाटक बना दिया पिजन। गर्ल्स वर्दी ये भी कहते थे कि एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज इट्स इनहेरेंट मोरल, प्रत्येक जीवन के ग्रुप का एक अपना इनहेरेंट मोरल होता है। एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट, और नाटककार का बिजनेस इज टू ब्रिंग द मोरल पिग्नॉल्टी टू द लाइट ऑफ द डे, और नैतिकता दिखाए लाए, यही एक नाटककार का बिजनेस है। एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ has its inherent moral and the business of the dramatist is to bring the moral poignantly to the light of the day. प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट, ये तो गर्ल्स वर्दी ने कहा। अगले एक पॉइंट है, प्लॉट या स्टोरी एलिमेंट उनके लिए कोई कॉन्शियंस नहीं था। प्लॉट और स्टोरी ये उनके लिए कोई माने नहीं था। गर्ल्स वर्दी ये भी रखते हैं कि टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग will take care of themselves। कहते थे कि टेक केयर, चिंता रखो किसकी, कैरेक्टर की एंड एक्शन की और डायलॉग की, जो तुम्हें स्वयं चिंता करेंगे। टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ये गर्ल्स वर्दी कहते थे। उनको प्लॉट और स्टोरी की चिंता नहीं रहती थी, कैरेक्टर, एक्शन और डायलॉग की चिंता रहती थी।
अपने एक प्रस्तावना में उन्होंने ये घोषणा की थी, क्या? द प्ले इज ए पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हर्ड। इस मानवीय झुंड का जो प्ले है वो एक पिक्चर है, दृश्य है। इन इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑफेंडर हीट्स लोवर्ड हॉर्स पॉइंटेड। ये घोषणा की थी किसी प्ले के लिए। द प्ले इज ए पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हर्ड इन इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑफेंडर हीट्स लोवर्ड हॉर्स पॉइंटेड। अब कुछ इनके मेजर वर्क्स देख लेते हैं। अब इन्होंने जो जॉन सिंह जॉन के नाम से कुछ अर्ली वर्क्स लिखे उनको पहले देख लेते हैं। जैसे 1897 में फ्रॉम दी फोर वाइंड्स नॉवेल से शुरुआत की इन्होंने 1897 में फ्रॉम दी फोर वाइंड्स नॉवेल। 1901 में ए मैन ऑफ डेविन, ये भी एक नॉवेल है, ए मैन ऑफ डेविन। 1901 में ए मैन ऑफ डेविन आया नॉवेल, ए नाइट आया, दी साइंस आया और सेल्वेशन ऑफ फॉरसाइट भी। ये 4 नॉवेल आए 1901 में जॉन सिंह जॉन के नाम से। और 1897 में एक नॉवेल आया था फ्रॉम दी फोर वाइंड्स। और 1901 में कौन आए? ए मैन ऑफ डेविन, ए नाइट, दी साइंस, सेल्वेशन ऑफ फॉरसाइट। ये 4 नॉवेल आए जॉन सिंह जॉन के नाम से, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको अर्ली वर्क्स भी कहते हैं और ये जॉन सिंह जॉन के नाम से आए। ये भी कहा जाता है कि कौन कौन नॉवेल जॉन सिंह जॉन क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक 1897 में आया फ्रॉम दी फोर वाइंड्स, जिससे शुरुआतें की थी नॉवेल। और 1901 में 4 आए, ए मैन ऑफ डेविन, ये भी सारे चारों नॉवेल ही हैं। ए मैन ऑफ डेविन, ए नाइट, दी साइंस और सेल्वेशन ऑफ फॉरसाइट। अब इनके नॉवेल कौन कौन से हैं? इनके नॉवेल जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक आया 1899 में जॉसलिन, जॉसलिन जो आया 1899 में। ये जो है इनका पहला 1898 में इन्होंने लिखा और 99 में प्रकाशित कराया। फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल था जॉन सिंह जॉन के नाम से, है ना, 1899 में। फिर आया विला रूबेन, 1900 में आया विला रूबेन, विला रूबेन आया, विला रूबेन आया 1900 में। फिर आया विला रूबेन के बाद में 1904 में आया दी आइसलैंड फ्रेजिज। ये रियल नाम से आया, आइसलैंड फ्रेजिज जो था ये रियल नाम से आया 1904 में, अपने रियल नाम से। फिर आया 1906 में दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में आया दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 1907 में आया दी कंट्री हाउस, 1907 में आया दी कंट्री हाउस। ये नॉवेल्स हम बता रहे हैं। पहले 4 नाटक उपन्यास आए जॉन सिंह जॉन के नाम से 1901 में मैन ऑफ डेविन। फिर आया ए नाइट, दी साइंस, सेल्वेशन ऑफ फॉरसाइट। और 1897 में आया था फ्रॉम दी फोर वाइंड्स। लेकिन 1899 में जॉसलिन आया, 1900 में विला रूबेन आया, 1904 में दी आइसलैंड फ्रेजिज आया इसके रियल नाम से, जॉन सिंह जॉन के नाम से नहीं आया। 1904 में आया दी आइसलैंड फ्रेजिज अपने स्वयं नाम से। फिर 1906 में दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया, 1907 में दी कंट्री हाउस आया, 1909 में फ्रेटर्निटी आया, FRATERNITY, 1909 में आया फ्रेटर्निटी। 1911 में आया पैट्रिशियन, 1911 में आया पैट्रिशियन। 1913 में आया दी डार्क फ्लावर, 1913 में आया दी डार्क फ्लावर जो एक लव नॉवेल है, प्रेम का नॉवेल है। 1913 में दी डार्क फ्लावर। 1915 में आया फ्रीलैंड्स, 1915 में आया फ्रीलैंड्स। 1917 में आया बियॉन्ड, BEYOND, 1917 में आया बियॉन्ड। और 1919 में आया दी सेंट्स प्रोग्रेस, 1919 में आया दी सेंट्स प्रोग्रेस। 1920 में आया दी चांसरी, CHANCERY, 1920 में आया दी चांसरी, जिसकी स्टोरी जो थी फॉरसाइट फैमिली की स्टोरी थी। दी चांसरी में 1920 में आया।
1921 में आया टू लेट, 1921 में आया टू लेट। 1922 में आया, क्या आया 1922 में? दी फॉरसाइट सागा जो आया, जिसमें कहानियों का कलेक्शन था और ये पहले भी प्रकाशित हो चुका था, तो लेकिन पूर्ण रूप से सही तरीके से फॉरसाइट सागा 1922 में प्रकाशित हुआ। कुछ ऐसी कहानियां भी थी जो इसमें पहले भी प्रकाशित हो चुकी थी। फिर 1924 में आया दी व्हाइट मंकी, 1925 में आया दी शो, 1927 में आया दी साइलेंट वूविंग, WOOING, 1927 में आया दी साइलेंट वूविंग। 1927 में साइलेंट वूविंग आया, 1927 में ही पासरबाई भी आया, 1927 में ही पासरबाई आया। 1928 में सॉन सॉन्ग आया, SWAN, सॉन सॉन्ग आया, जो एक क्रोनिंग वैल्यूम ऑफ फॉरसाइट क्रोनिकल्स का था। फॉरसाइट क्रोनिकल्स का क्रोनिंग वैल्यूम था ये सॉन सॉन्ग। 1930 में ऑन फॉरसाइट चेंज आया, 1930 में ऑन फॉरसाइट चेंज आया। 1931 में मेड इन वेटिंग आया, मेड इन वेटिंग आया। और 1932 में आया फ्लोवरिंग विल्डरनेस, 1932 में आया फ्लोवरिंग विल्डरनेस। और 1933 में आया ओवर दी रिवर, 1933 में आया ओवर दी रिवर। और 1935 में आया एंड ऑफ ए चैप्टर, एंड ऑफ ए चैप्टर। तो ये तो कुछ नॉवेल थे। फिर एक बार देख लीजिएगा, जॉन सेंट जॉन के नाम से अर्ली वर्क्स कहे जाते हैं, जो शुरुआती कार्य थे, जो बिल्कुल फेमस नहीं हुए, जैसे 1897 में फ्रॉम दी फोर वाइंड्स, 1901 में 4 नॉवेल, ए मैन ऑफ डेवन, ए नाइट, दी साइंस, सेल्वेशन ऑफ फॉरसाइट। फिर कुछ नॉवेल इनके ऐसे हैं जो जॉन सेंट जॉन के नाम से रहे लेकिन कुछ प्रसिद्ध हुए, जैसे जॉयसिलीन 1899, 19 में विला रूबेन, 1904 में तो आइसलैंड फ्रेजिस लिखा था, ये इन्होंने अपने रियल नाम से लिखा। 1906 में दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 1907 में दी कंट्री हाउस, 1907 में दी कंट्री हाउस। 1909 में फ्रेटरनिटी, 1909 में फ्रेटरनिटी। 1911 में दी पैट्रिशियन, 1913 में दी डार्क फ्लावर, एक लव नॉवेल। 1915 में फ्रीलैंड्स, 1917 में बियॉन्ड। 1919 में दी सेंट्स प्रोग्रेस। 1920 में दी चैंसरी, 1920 में दी चैंसरी, जो एक स्टिल दी स्टोरी ऑफ दी फॉरसाइट फैमिली। और 1921 में टू लेट, 1922 में दी फॉरसाइट सागा, 1924 में दी व्हाइट मंकी, 1925 में दी शो, 1927 में ए साइलेंट वूइंग, 1927 में दी साइलेंट वूविंग। और इसी साल प्रकाशित हुआ दी पासरबाई। 1928 में सॉन सॉन्ग, सॉन सॉन्ग में क्रोनिंग वैल्यूम था ये फॉरसाइट क्रोनिकल्स का सॉन सॉन्ग। 1930 में ऑन फॉरसाइट चेंज, 1931 में मेड इन वेटिंग, 1932 में फ्लोवरिंग विल्डरनेस, 1933 में ओवर द रिवर और 35 में एंड ऑफ ए चैप्टर। तो ये तो नॉवेल्स थे, बार बार इनको देखें, याद करें। अब आते हैं प्ले और कॉमेडी पर। प्ले और कॉमेडी जो लिखी गई लेकिन जो ये प्रकाशित हुए नॉवेल्स, ये ट्रिलॉजी में प्रकाशित हुए, ट्रिलॉजी में। और 3 ट्रिलॉजी इनकी हुई, तो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रिलॉजी, ट्रिलॉजी मतलब 3-3 करके प्रकाशित होना। फर्स्ट ट्रिलॉजी जो थी ये 1922 में प्रस्तुत हुई, फॉरसाइट सागा, जो एक सीरीज थी 3 नॉवेल की। फर्स्ट ट्रिलॉजी जो थी फॉरसाइट सागा 1922 में, जो एक सीरीज थी 3 नॉवेल की। इसमें 2 इंटरल्यूड थे, इसमें 2 इंटरल्यूड थे और 3 नॉवेल मुख्य थे। तो इंटरल्यूड मतलब जुड़े हुए, और जो ये इंटरल्यूड थे ये 1906 से 1921 के मध्य में प्रस्तुत हुए। 1906 से 1921 के मध्य में धीरे धीरे प्रस्तुत हुए, लेकिन 1922 में ये सारे नाटक एक साथ प्रस्तुत कर दिए गए दी फॉरसाइट सागा के नाम से, जो सीरीज थी 3 नाटकों की और 2 इंटरल्यूड की। अब ये 1906 से 1921 के मध्य में प्रस्तुत किए गए, और ये इसका मास्टरपीस भी कहा जाता है फॉरसाइट सागा।
अब आप पता कर लिए 3 2 5 नाटक हुए, पहली ट्रिलॉजी में 5 उपन्यास हुए। 5 उपन्यास जो हुए उनमें आपको पूर्ण रूप से देख लीजिए कौन कौन से उपन्यास थे। तो 1906 में मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये मेन नाटक था, नॉवेल था, नाटक बार बार कह देते हैं, ये मेन नॉवेल था। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट 1918 में, इंडियन समर ऑफ एज फॉरसाइट ये इंटरल्यूड था, ये इंटरल्यूड था 1918 में जो प्रस्तुत हुआ, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। 1920 में इन चांसरी प्रस्तुत हुआ, और फिर 1920 में एक इंटरल्यूड और प्रकाशित हुआ, अवेकनिंग। 1920 में इन चांसरी और फिर 20 में ही अवेकनिंग के एक इंटरल्यूड प्रस्तुत हुआ। फिर 1921 में टू लेट। इस तरीके से 5 उपन्यास हो गए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट, इन चांसरी, अवेकनिंग, टू लेट। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, 1918 में इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट जो इंटरल्यूड था, 1920 में इन चांसरी, और 1921 में टू लेट, और 1920 में एक अवेकनिंग इंटरल्यूड भी प्रस्तुत हुआ। तो 3 उपन्यास, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट 1906, 1920, 1921, और 2 इंटरल्यूड, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट एंड अवेकनिंग। 1918 में इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट और 20 में अवेकनिंग। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट जो है ये गर्ल्स वर्दी का मास्टरपीस कहा जाता है। इसमें वृद्ध जोलियान का वर्णन किया जाता है जो फॉरसाइट सागा में है, संघर्ष सहता है अपने पिता के रिसेम्बलेंस का, मतलब अपने पिता से मिलने से संघर्ष सहता है। बूढ़े जॉयलिन का चित्रण किया गया था फॉरसाइट, दिस इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट, ये मास्टरपीस। ये तो इनका फर्स्ट ट्रिलॉजी हुआ, 5 उपन्यासों का, 2 इंटरल्यूड का, विस्तृत से बताया। सेकेंड ट्रिलॉजी क्या है? सेकेंड ट्रिलॉजी जो था ये फॉरसाइट सागा का शिवकल था, SEQUEL। सेकेंड ट्रिलॉजी ये फॉरसाइट सागा का शिवकल था, शिक्यूल। ये फॉरसाइट सागा शिवकल था। इसमें ये मॉडर्न कॉमेडी जो 1924 से 1928 के मध्य में लिखी गई, यही इसका कंप्राइजेज नॉवेल था। और इसके द व्हाइट मंकी एक इंटरल्यूड, इसमें साइलेंट वीविंग सेकेंड नॉवेल, और सिल्वर स्पून सेकेंड इंटरल्यूड, और पासरवाई थर्ड नॉवेल। मतलब इसमें 3, उसमें 3 नॉवेल थे, इसमें भी 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड। और पहले वाले में 3 नॉवेल जो थे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, चांसरी, टू लेट, 2 इंटरल्यूड थे, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट और अवेकनिंग। इसमें भी 3 नॉवेल ही हैं, एक है एक मॉडर्न कॉमेडी, और दूसरा जो है ए साइलेंट मूविंग, और तीसरा जो नॉवेल है सॉन सॉन्ग। 3 नॉवेल है, ए मॉडर्न कॉमेडी, साइलेंट मूविंग और सॉन सॉन्ग। मॉडर्न कॉमेडी जो है 1924 से 1928 के दिनों में प्रस्तुत हुई। साइलेंट मूविंग ये था साइलेंट मूविंग, और दी सॉन सॉन्ग तुम लोग जानते ही हो 1928 में, और साइलेंट मूवी 1927 में। ये तो 3 उपन्यास हो गए। और इंटरल्यूड भी इसमें 2 थे, एक व्हाइट मंकी जो 1924 में, और दूसरा जो इंटरल्यूड था वो था दी सिल्वर, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई। पहला जो नॉवेल था ये मॉडर्न कॉमेडी जो 1924 से 28 तक लिखा गया। दूसरा जो उपन्यास था वो था सिल्वर स्पून। दूसरा जो नॉवेल था वो था दी सिल्वर स्पून जो था दूसरा उपन्यास था। और तीसरा जो था वो सॉन सॉन्ग था। तो दूसरा जो था दी सिल्वर स्पून था, और तीसरा जो सॉन सॉन्ग 1928 में प्रस्तुत हुआ था वो था। अब इंटरल्यूड इसके 2 थे, एक था इंटरल्यूड दी व्हाइट मंकी जो 1924 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा जो था दी साइलेंट मूविंग जो 1927 में ही, मतलब दोनों ये व्हाइट मंकी 1924 का और 1927 का साइलेंट मूविंग ये इंटरल्यूड 2 थे। और ये मॉडर्न कॉमेडी
दी सिल्वर स्पून और सॉन्ग ये सेकेंड ट्रिलॉजी के मुख्य उपन्यास थे। और साइलेंट मूविंग और व्हाइट मंकी ये जो दो थे, साइलेंट मूविंग और दी सिल्वर स्पून ये जो दो थे ये इंटरल्यूड थे। साइलेंट मूविंग, सिल्वर स्पून इंटरल्यूड, ए मॉडर्न कॉमेडी। और सॉन्ग ये मुख्य नाटक। अब थर्ड ट्रिलोजी देख लीजिएगा। थर्ड ट्रिलोजी जो थी वो ट्रिलोजी एंड ऑफ ए चैप्टर के दूर लिखी गई। तीसरी ट्रिलोजी कैम्ब्रेजिंग मेड इन वेनिंग, फ्लोवरिंग विल्डरनेस और ओवर द रिवर, जो वन मोर रिवर के नाम से भी जाना जाता था। ओवर द रिवर, ओवर द रिवर जो है जाना जाता है, 1933 में लिखा गया। ये इत्यादि उपन्यास आए। मुख्य रूप से ये जो है मिचेल मॉन्ट्स यंग काउजिन के साथ में वर्णित व्यवहार का वर्णित किया गया था। मिचेल मॉन्ट्स यंग काउजिन जो टिनी चेरेल था इसका था। इसके 3 ट्रिलॉजी प्रकाशित हुई। कलेक्टिव टाइटल ऑफ फॉरसाइट क्रॉनिकल्स, मतलब इसमें तीनों जो उपन्यास प्रस्तुत हुए भी इस टाइटल से प्रस्तुत हुए, दी फॉरसाइट क्रॉनिकल्स के। और 1994 में सुलेखा डाउसन ने लिखा है एक सीक्वल फॉरसाइट पर, और उसे का नाम दिया फॉरसाइट दी सागा कंटिन्यूज। 1994 में एक फॉरसाइट का सीक्वल लिखा सुलेखा डाउसन ने और उसको नाम दिया है दी फॉरसाइट दी सागा कंटिन्यूज। तो ये तो थर्ड ट्रिलॉजी थी। थर्ड ट्रिलॉजी कौन कौन लिखे गए? एंड ऑफ द चैप्टर, कैम्ब्रेजिंग मेड इन वेटिंग, फ्लोरिंग विल्डरनेस एंड ओवर द रिवर, जिसे वन मोर रिवर भी जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मिचेल मॉन्ट्स के युवा भतीजे टिनी चर्चिल की चर्चा है।